हेलो एवरीवन। सो लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सीएपीएफ में अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिनका आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और उन क्वेश्चंस को आप फंडामेंटल नॉलेज के साथ कैसे सोल्व कर सकते हो, ये सेंट्रल थीम है इस पर्टिकुलर सीरीज की। सो दिस इज कॉल्ड एंड ईदर यू कैन कॉल्ड इट सीएपीएफ हैक्स और ईदर यू कैन कॉल्ड इट साइंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इन क्वेश्चंस को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी, आपका एक टेम्परामेंट बिल्ड होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका टेम्परामेंट बिल्ड नहीं होगा कि बेयर मिनिमम नॉलेज से भी अगर फंडामेंटल्स आपके ठीक ठाक हैं तो कैसे एक नई इन्फॉर्मेशन को हम टैकल कर सकते हैं, न्यू क्वेश्चन को। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो विच अपीयर्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, जो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स है। देर इज अ चिंक इन दैट पर्टिकुलर आर्मर, लेकिन वो आपको आर्मर भेदना पड़ेगा। और वो कैसे भेदोगे? विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन में ही जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसमें आपको इंटर क्वेश्चन ट्रेंड आपको देखना है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी होगी जो कि पर्टिकुलर दूसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही होगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट को अगेंस्ट जा रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रिक्स जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप एक आंसर तक जा सकते हो। और ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर जरूर अप्लाई हो जाएगा जो कि जिनके अंदर आपको कुछ लॉन्ग स्टेटमेंट मिलेगी, जिसके अंदर ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, बड़ी बड़ी ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन होंगे जिसमें आपको लगता होगा इट इज़ रियली इम्पॉसिबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे पता ही नहीं है क्या नहीं है। लेकिन उन क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सीएपीएफ 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना से है रिलेटेड ये। इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड आउट नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसके अंदर निकालनी है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पहली स्टेटमेंट है इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है। 50% चांसेस है कि 50% ये ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा है, इट ग्रांट्स लोन ऑफ अप टू ₹15 लाख फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। ये कह रहा है इसको, ये मुद्रा योजना के अंडर 15 लाख तक जो है पैसे दिए जा सकते हैं उन सभी माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो कि इनकम जनरेटिंग हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग करते हैं और सर्विस सेक्टर के अंडर हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको ही मिल सकता है। हालांकि इसके अंदर कोई मुझे ऐसे गलत नहीं लग रहा कि वो माइक्रो जो सेक्टर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं, उनके अंदर इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंडर काम करते हो। तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि 15 लाख तक, 15 लाख की लिमिट है। जैसे इसमें 2015 के अंदर वो स्टार्ट हुई थी या नहीं हुई थी, ये हमारा पहला वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्स। सेकंड वेरिएबल क्या है? ये 15 लाख का। थर्ड ये है, अंडर द स्कीम ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट एंड नॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान देखो, ध्यान से समझो। अंडर द स्कीम ओनली द टर्म लोन, यहाँ पे जो ओनली टर्म यूज की है और उसके बाद बोला है टर्म लोन, इसके अंदर टर्म लोन जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा, ना कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एक तो हो गया टर्म लोन। अब टर्म लोन क्या होता है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता होगी तो पता होना चाहिए। टर्म लोन होता है जो कि लॉन्ग टर्म का होता है, जिसमें आप ऐसी चीज़ें बाय करते हो जो कि लंबे समय तक किसी भी कंपनी में रहती हैं। इट कुड बी एनी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा टर्म लोन हो गया, ठीक है। टर्म लोन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। दूसरी चीज इसमें आप देखोगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट इट कुड बी एनीथिंग, कि रॉ मटेरियल आपको खरीदना है। ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी ना जब आप इकोनॉमिक्स कर रहे होगे। रॉ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन, कुछ भी जो आपको डेली के लिए यूज ही होता है। तो शॉर्ट टर्म और इवन डेली डेली नीड के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो कैपिटल रिक्वायरमेंट में जाती हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें, इस स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर ये कह रहे हैं कि ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट। टर्म लोन, बड़े लोन इसमें दिए जाएंगे, लंबे टाइम के लिए, साल भर से ज़्यादा के लोन इसमें मिलेंगे, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट के नहीं इसमें मिलेंगे कि 50,000 आपने ले लिए, 1 लाख रुपए आपने ले लिया और आपने कुछ टाइम में वो वापस कर दिया, इस तरह के लोन इसमें नहीं मिलेंगे। जब हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर ही आपको ये पता होगा कि मुद्रा लोन को दिया जाता है। और माइक्रो एंटरप्राइजेस को कैपिटल रिक्वायरमेंट की सबसे ज़्यादा वो रहती है,
ठीक है, कि डेली उनको इतने का सामान लेना पड़ता है और रॉ मटेरियल कंज्यूम करके दे मेड सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड दे बेसिकली डिस्पैच इट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है मुझे फंडामेंटली ठीक नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट अभी तक गलत है। फोर्थ के अंदर जाते हैं, देयर इज नो इंस्टेंसेज ऑन कोलेटरल फॉर द सेक्शन ऑफ लोन। इसमें कह रहा है कि आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे कुछ गिरवी नहीं रखना है। सो नो कोलेटरल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर अगर आपको पता होगा इसमें कोई कोलेटरल नहीं चलता है, ठीक है, कोई कोलेटरल भी नहीं चलता है। तो अगर मैं देखूं आउट ऑफ दिस थ्री स्टेटमेंट, फोर्थ पे तो मैं श्योर हूं कि इसमें कोलेटरल फ्री है ये, बाकी ऊपर से तीन की स्टेटमेंट में जब मुझे लगता है कि वेदर इट इज लॉन्च्ड इन 2015 और नॉट, 2015 के अंदर ये लॉन्च हुई थी या नहीं हुई थी, क्या ये 15 लाख का जो है लोन दे सकती है नहीं दे सकती है, ठीक है, ये है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि 2015 में तो ये लॉन्च हो सकती है, इसमें क्या बुराई है, ये 2015 के अंदर लॉन्च हो सकती है, इसमें देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, इट इज पॉसिबल। सेकंड थिंग इज इट कैन ग्रांट अप टू 15 लाख, ये 15 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 7.5 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल ना कि वो 15, 10, 15 इतने पैसे दे सकती है फॉर ऑल दोस इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइजेस विच वर्क्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन थर्ड जो चीज है ये फंडामेंटली सब इसके लिए गलत है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देना चाहते हो आप सिर्फ टर्म लोन उसमें ले पाओगे, आप लंबे टाइम के लिए लोन ले पाओगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले पाओगे। लेकिन ये अगर आप इनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट समझोगे इन माइक्रो एंटरप्राइजेस की, तो इन माइक्रो एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा डेली पैसा चाहिए होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है डेली रन करते हैं, इसीलिए दिस माइक्रो एंटरप्राइजेस टेक लोन फ्रॉम होम मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर्स से जो है पैसे लेते थे ऑन वेरी हैफ्टी इंटरेस्ट रेट्स। इसीलिए सरकार इसलिए आई थी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी जो डेली की नीड होती है वो सबसे ज़्यादा फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे प्लस डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी, जब आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुए थे वो यही हुए थे माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि इनकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है पैसे की। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ जब उनके पास पैसे नहीं थे, हर रोज उनको पैसा चाहिए होता था कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आप ये भी आइडिया इसमें लगा सकते हो, करंट अफेयर्स का बैक हिस्ट्री को आप लेके आ सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। मेरे हिसाब से सी जो है वो करेक्ट नहीं है। और साथ में अगर आप देखोगे यूपीएससी ने जो की दी है वो है बी और सी में से कोई भी अगर आपने मार्क किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप देखिए इट ग्रांट्स लोन ऑफ अप टू 15 लाख, तो यहाँ पे यूपीएससी ने प्ले किया है 15 लाख में। 15 लाख में कैसे प्ले किया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो आपको पता होगा 3 कैटेगरीज होती है मुद्रा लोन के अंदर, देर आर 3 कैटेगरीज टू इट, 3 कैटेगरीज के अंदर होती हैं, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के अंदर यूपीएससी जो है वो लोन देती थी, ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण। लेकिन बाद में तरुण प्लस आया जो कि 15 लाख तक दे सकता था, ठीक है, 15 लाख तक वो दे सकता था। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यूपीएससी ने जब ये 15 लाख का जब आइडिया दिया तो काफ़ी लोगों ने इसको ठीक माना होगा, ठीक है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी लोग चैलेंज करते होंगे सर इसके अंदर जो है 10 लाख तक शुरू में ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी कि 10 लाख तक ही आपको मिलेगा। तो दोनों तरीके से यूपीएससी इसमें घिर गया, तो दोनों ही आंसर उसने दे दिए, ठीक है। तो यूपीएससी की ऑफिशियल की के अंदर यही है, राइट। और तरुण जो है रिसेंटली उसमें देखा होगा कि तरुण प्लस के अंदर 20 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, अप टू लिखा है ना। सो इट ग्रांट्स लोन ऑफ अप टू 15 लाख, यहाँ पे 15 लिखा है लेकिन तरुण प्लस के अंदर 20 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। सो क्या समझे इसमें अभी तक? तो मेन इसके अंदर समझने की चीज़ ये है कि ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट दी थी ये स्पेशली क्राफ्टेड थी, इट इज स्पेशली क्राफ्टेड, ये बहुत ही ज़्यादा उस हिसाब से क्राफ्ट की गई थी ताकि आपको यहाँ पे फंसाया जा सके। सो इट वॉज अ प्लॉय सेट बाय द यूपीएससी। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ होती इकोनॉमी फंडामेंटल्स की तो यू कैन ईजिली रीच टू द आंसर। तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन रीच टू द आंसर, इरिस्पेक्टिव आपको नहीं पता 2015 थी, 15 लाख थे और ये था वो नहीं था। लेकिन अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट लगती है कि दिस इज मोर रॉन्ग, तो आपको इसमें एक और चीज़ें जो अप्लाई करनी है वो है प्रोपोर्शनैलिटी। सो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट कुड बी 50% रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट कुड बी 50% रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज 80% रॉन्ग, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट कुड बी 40% रॉन्ग।
देयर इज नो इंस्टेंसेज ऑन कोलेटरल फॉर द सैंक्शन ऑफ लोन, कि इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़े आपको, कोलेटरल नहीं देना, तो 40% रॉन्ग हो सकता है ये। तो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम जो इसमें प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल काम करेगा, अगर आपको कुछ अभी तक सीखना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, वो है कि ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे जिसमें नॉट करेक्ट वाला आपको निकालना है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, मोस्ट इनकरेक्ट, इन सब में से मोस्ट इनकरेक्ट कौन हो सकता है और कैसे निकाला हुआ प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल से, कि किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा गलत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द मेन रिफॉर्म्स अंडर टेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990s। 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। हु डजंट नो इट, किसको नहीं पता एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। तो ये बोल रहा है कि मेन रिफॉर्म कौन से थे उसके अंदर, सबसे ज़्यादा मेन रिफॉर्म। पहली स्टेटमेंट देखिए आपके सामने, ये 4 स्टेटमेंट है और उसकी ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। तो ये कौन सी टेम्पलेट आ गई, कल भी मैंने डिस्कस किया था। एक टेम्पलेट के अंदर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, एक्स स्टेटमेंट। उस एक्स स्टेटमेंट में कुछ आइडिया होगा, उस आइडिया के ऊपर 4 स्टेटमेंट्स होंगी और उसके ऊपर क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। वो ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने होगी। अब ये ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। अगर आप सपोज इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट एनी स्टेटमेंट यू वुड रीच टू द आंसर। अगर आप एक या 2 स्टेटमेंट इसमें एलिमिनेट कर देते हो, एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर देते हो, एक ही गायब कर दोगे, तो आपके 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 1990s के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके मेन रिफॉर्म्स क्या थे। पहला ट्रेड लिबरलाइजेशन था क्या। अब मुझे देखिए, सबको पता है उस टाइम पे ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ था। एलपीजी नाम ऐसे ही नहीं रखा गया था उसको, लिबरलाइजेशन नाम ही लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है, डेफिनेट यस है, ये तो ठीक होनी ही होनी है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ऑप्शन 1 नहीं है, स्टेटमेंट 1 नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है। मेरी 2 स्टेटमेंट वैसे एलिमिनेट होगी जस्ट बाय नोइंग वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये डेफिनेट यस है, ये तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट होगी। अब गेम कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं होगी। एलपीजी रिफॉर्म के अंदर जब हमें पता है वहां पे डी लाइसेंसिंग की बात हो रही थी, हमने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया था। ठीक है, लाइसेंस राज वॉज रिवॉक्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। तो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट जो है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई थी। पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए थे। गवर्नमेंट का जो काम है सिर्फ क्या रह गया था, गवर्नेंस का रह गया था। ठीक है, जैसे आजकल हम बोलते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू रिमेन इन बिजनेस, गवर्नमेंट को सिर्फ गवर्न करना अच्छे तरीके से। तो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारी किसकी पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेजर रिफॉर्म था। तो आपके सामने आंसर क्या होगा, 1 और 2। अगर आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट जो है सही नहीं था उस टाइम के दौरान, और मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 के साथ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 के साथ जाना चाह रहे हो तो भी आप एक पल के लिए सोच सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट जो है मेन रिफॉर्म नहीं था, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें तो याद आती होंगी कि डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज को रद्द कर देना, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आना, ठीक है, कि और कंपटीशन होगा, कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। ये सब क्यों बात हो रही थी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये था। तो ये फंडामेंटल अगर आप इसमें लगाओगे तो यू वुड रीच टू द आंसर। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, पॉवर्टी एलिवेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने इनको पढ़ा भी नहीं, हालांकि दोनों स्टेटमेंट प्राइमा फेसी इट अपीयर्स रॉन्ग। पॉवर्टी एलिवेशन का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई दिस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कोई हमारा प्रोग्राम नहीं था। हमारा एलपीजी पे था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जब पी से आप समझ सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट उसका एक फीचर होना ही है। जब हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट होनी ही है। तो सारा आंसर यहाँ पे एलपीजी में छुपा था। जस्ट आप ये आंसर कैसे निकाल पा रहे हो कि आपके दिमाग है थोड़ा बहुत, आपने एलपीजी को बस यूज़ कर लिया बस। एप्लीकेशन, तो यूपीएससी इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट जो कि थोड़ा साउंड माइंड है, वो अप्लाई कर पाता है चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। क्योंकि इन आर्म्ड फोर्सेस में कभी भी ये आपके सामने सिलेबस नहीं होगा कि यही प्रॉब्लम आएगी, नक्सलिज्म ही है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज लाइक टेररिज्म ही है, ठीक है, हाइब्रिड मिलिटेंसी है, सिर्फ वही आपको क्या करना है। तीसरा आपको बस ये देखना है, इलेक्शंस की ड्यूटी आपको देखनी है। तो अगर आपको लगता है कि प्री डिफाइंड सिलेबस है आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर के लिए, इट इज़ रॉन्ग। यू विल फाइंड लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका एक टेम्परामेंट चेक करने का एक तरीका है जिसमें देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकता है रियल लाइफ कंडीशंस के अंदर। तो इस हिसाब से आपको क्या है, अप्रोच करना है।
नेक्स्ट देखते हैं, सीएपीएफ 2024 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन estimates that for the period 2022 to 2025 the top three sectors in terms of monetization potential are roads, railways and oils and gas pipeline। ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आपको थोड़ा बहुत पता होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर वी आर बेसिकली लीजिंग आउट, हम लीज पे दे रहे हैं, हम लीज आउट कर रहे हैं किसको, पब्लिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो भी पीएसयूज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम लीज आउट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को 20-30 सालों के लिए। और इसमें इसने बोला कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर देर आर 3 टॉप सेक्टर जिसको हम सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोड्स को अगर हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, ठेके दे दें, ठीक है, जो भी हम रोड बनाते हैं, टोल टैक्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। रेलवेज हो गया, ठीक है, उसके साथ हो गया ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बस एक इसके अंदर जो वेरिएबल है वो ये है सिर्फ कि रोड, रेलवे एंड ऑयल गैस पाइपलाइन, ये 3 ऐसे वेरिएबल इसके अंदर डाल दिए हैं यूपीएससी ने कि अगर किसी कैंडिडेट को पता होगा टॉप मोस्ट जो सेक्टर्स है जिसमें पोटेंशियल है मोनेटाइजेशन का, वो है रोड, फिर है रेलवे और फिर आता है आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। बस अगर आपको ये पता है तो आप आंसर की तरफ चले जाओगे। अगर आप श्योर हो 100% कि रोड, रेलवे और ऑयल गैस पाइपलाइन ही हैं 3, हालांकि देर आर मल्टीपल सेक्टर्स इन इट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इट कुड बी पावर, इट कुड बी एनी मैन्युफैक्चरिंग थिंग, राइट, और भी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन उन्होंने बोला टॉप 3 ये हैं। और अगर आप श्योर हो तो यू कैन मार्क इट राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो यही थे, रोड, रेलवे एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर देखिए, अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एसेट मोनेटाइजेशन इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इनविट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो 2 तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को 2 तरीके से क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। पहला पीपीपी मॉडल लेंगे, दूसरा इनविट को लेंगे। ठीक है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक तरीका है मोनेटाइजेशन करने का, और ये दोनों तरीके जो हैं सही हैं। इस पे मैं श्योर हूँ कि किसी भी चीज़ को आप अगर मोनेटाइज करना चाहते हो, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को, तो पीपीपी पार्टनरशिप पे आप जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे जा सकते हो। दिस इज गुड, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस कि रोड, रेलवे और ऑयल गैस पाइपलाइन है या नहीं है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस। तो अगर आप इसके अंदर बोथ पे भी जा सकते हो, इसके अंदर आप ओनली 2 के अंदर भी जा सकते हो। हालांकि यूपीएससी ने जो दी है वो की है ओनली 2, सिर्फ ओनली 2। उसके पीछे रीजन ये है, यूपीएससी ने यहाँ पे आपके लिए प्लोए सेट किया है। देखो ध्यान से, रोड, रेलवे, ऑयल। आपको नहीं पता, इधर इट कुड बी रोड, रेलवे या पावर सेक्टर या फिर कैसा सेक्टर या फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन या फिर पाइपलाइन। यू नेवर नो, यू नेवर नो अनलेस एंड अनटिल यू हैव रेड इकोनॉमिक सर्वे, आपको नहीं पता चलेगा। तो इस हिसाब से यूपीएससी ने जब आपके सामने ये प्लोए सेट किया है और आप इसको अनफोल्ड नहीं कर पाए, जब आपको लगता था कि ये दिस कुड बी रॉन्ग डेटा और करेक्ट डेटा, तब आप यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, नीदर 1 नॉर 2 और नीदर ओनली 1। ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 और बोथ 1 एंड 2 पे मार्क करना था। तो मैनी ऑफ यू वुड बी मार्किंग अबाउट दिस और सम ऑफ यू वुड बी मार्किंग ऑन ओनली 2। जो ओनली 2 तक जा रहे हैं, ये वो है 1% कैंडिडेट जो फाइनली लिस्ट में आ जाते हैं। वो कुछ और इसके अंदर तिगड़मबाजी लगाते हैं, वो कुछ और रिस्क लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लोए था। पहले भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में यूपीएससी ने ऐसे डाला है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसमें अननेसेसरी चीज़ उसमें डाल के हमारे लिए एक प्लोए सेट किया। आपको दिख नहीं रहा कि प्लोए सेट किया है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2022 से 25 के अंदर 3 टॉप सेक्टर्स हैं। ओके, कौन कौन से, रोड, रेलवे, ऑयल। तो ऐसा यकीन सा हो रहा है इसमें। तो इतनी कन्विंसिंग स्टेटमेंट जब इन्होंने बनाई है, जब यूपीएससी, सपोज ये कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे वर्बेटम नहीं उठाया। ठीक है, इसके अंदर रीफ्रेजिंग की गई है, रीफ्रेजिंग एग्जामिनर ने की गई है टू अपीयर, टू मेक दी स्टेटमेंट मोर कन्विंसिंग। इसको कन्विंसिंग लगना चाहिए कैंडिडेट के सामने। जब ये कन्विंसिंग लगेगी तभी कैंडिडेट इसको मार्क करेगा और तभी ये गलत होगा। तो आपको मैंने प्लॉय समझा दिया, इसके अंदर क्या है, यूपीएससी कैसे आपको फंसाता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको फंसाता है और मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है।
कि जो ऐसी कन्विंसिंग स्टेटमेंट आपको लगे जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ को यूज़ किया जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इट रॉन्ग, राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका वैसे इकोनॉमी का, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, प्लस रिलेटेड विद करंट अफेयर्स, खाली नहीं है। करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट है? इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आया है एंड करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो अगर आप देखो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू के बारे में बात हो रही है, और आपको क्या लगाना है? इसको असेंडिंग मैनर में लगाना है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द टोटल रिवेन्यू। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सरकार का जितना भी टोटल रिवेन्यू आ रहा है 2023 और 24 के बीच में, उसमें सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी आता है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, फिर जीएसटी, जीएसटी इसमें लास्ट में। सेकंड है कस्टम, यूनियन टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स। मुझे इतना पता है कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे इतना जरूर पता है कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है? रिवेन्यू मिल रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स तो वो वैसे भी डिक्रीज कर दिया था एक टाइम पे, उसको 21-22% कितना कर दिया कॉर्पोरेशन टैक्स को। और कहाँ जीएसटी और कहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स, कोई इनका आपस में वही नहीं है, इंटरकनेक्शन। उसके बाद देखिए कस्टम, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, अगेन जीएसटी, और लास्ट में कॉर्पोरेशन टैक्स। मुझे इतना पता है कॉर्पोरेशन टैक्स से ज़्यादा जीएसटी आता है, और लास्ट में जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा है मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि जीएसटी शुड बी इन द लास्ट। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ईदर ऑन ऑप्शन 1 और ईदर इन ऑप्शन सी। मुझे नहीं पता यूनियन टैक्स कितना है, मुझे नहीं पता एक्साइज टैक्स कितना आता है, मुझे नहीं पता कस्टम कितना आता है, मुझे नहीं पता कॉर्पोरेशन, लेकिन मुझे इतना आइडिया जरूर है, न्यूज़ में जरूर आता है कि जीएसटी जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब आपके सामने गेम फंसता है ए और बी में, ठीक है। ए और बी के अंदर आपको पता होना चाहिए 2023 और 24 के बारे में बात हो रही है कि इस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर 2023 और 24 में यहाँ पे यूनियन टैक्स कम था या कस्टम कम था। अब यूनियन एक्साइज ड्यूटी देखिए, अगर ये बात होती 2021-22 की होती, जब कोविड था, उस टाइम पे मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, जब मैन्युफैक्चरिंग कम थी, तो उस टाइम पे मुझे पता है मैन्युफैक्चरिंग भी कम थी, कस्टम्स भी कम थे, सब कुछ ही कम हो गया था, तो वहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, 2023-24 की बात हो रही है, वहाँ पे जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक हो रहे थे, और अब मुझे ये पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम क्या चार्ज करते हैं? वी चार्ज कस्टम, हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी किस पे चार्ज करते हैं? हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। अब आपका ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो यूज़ हो रहा है आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल का। यहाँ पे आप देखिए यूनियन एक्साइज और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। यूनियन एक्साइज इट बेसिकली इज बेसिकली ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो सबस्यूम्ड अंडर व्हाट? सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। वो जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुकी है, आपको पता होगा, लेकिन एक्सेप्ट सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के सब कुछ जो है वो इसके अंदर जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुका है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी उस पर लगती है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो अब आपके सामने बचता है कि या मैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी को कम मानूं या कस्टम को कम मानूं। अब आपके सामने ये जो है ये दुविधा है, दिस इज अ डायलेमा। लेकिन यूनियन एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम, जो सारी इंडिया के लोग उसको यूज करते हैं, 2 व्हीलर्स को ड्राइव करता है, 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी होते हैं, राइट, ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी होते हैं, सबको टैक्स देना पड़ता है उसमें। वो अगर वो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स होगा, आपको नहीं लगता वो टैक्स जो है जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं हमारे देश से, वो कहीं गुना ज़्यादा होगा, उससे रेवेन्यू सरकार को उससे भी ज़्यादा आता होगा, अगर आप ये सिर्फ मेथड लगाए। तो अगर आप ये मेथड इसमें लगाओगे तो आपको ये आंसर इसमें मिल जाएगा, सी। कस्टम सबसे पहले आएगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड देन जीएसटी। बस इतना याद रखना, अंडरस्टैंड, कि जीएसटी लास्ट होना चाहिए था, बाकी सब में लास्ट नहीं दिया गया है, इसमें लास्ट होना चाहिए था, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि जीएसटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट रिवेन्यू
टैक्स सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। तो इसी से हम हिसाब से हमें हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचता है, बाकी दो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये डेफिनेट नो हो जाते हैं, बी और डी। ठीक है, अब ए और सी में से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने फंडामेंटल्स जैसे यूज़ किए कि देश भर की जनता जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करती है तो उन पे एक्साइज ड्यूटी वो देती है सरकार को, और वो जो है कस्टम से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टम की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इंडियंस नहीं यूज़ करते हैं। अगर एक छोटे से गरीब घर की भी बात करूँ, अगर उनके पास टू व्हीलर है तो वो भी उस पर टैक्स देता है, लेकिन जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो तो कुछ इंपोर्ट नहीं करते ना, दे आर नॉट इम्पोर्टिंग मच ऑफ द थिंग्स। उनके लिए तो गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो रहा, उनके लिए तो कोई हाई प्रोफाइल चीज़ें, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें नहीं इंपोर्ट हो रही। तो इस हिसाब से कस्टम जो टैक्स है वो कैन बी पुट लेस कंपैरेटिवली यूनियन एक्साइज ड्यूटी, बस इतना लगाया मैं। आई मे बी रॉन्ग बट इसको ऐसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आउटकम ऑफ टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इन फेब 2024 के अंदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सी यूपीएससी ने यहाँ पे कैसे आपके सामने एक प्लॉय जो है आपको कैसे फंसाने की कोशिश की है, और यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी का प्लॉय जरूर देखो, आपको यहाँ पे फंसाया गया है डेलिब्रेटली। सी द रीफ्रेजिंग ऑफ इट। मैं रीफ्रेजिंग आपको दिखाता हूँ। हुआ क्या था, ये बोल रहा है कि फरवरी 2024 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएई प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी दोनों मिले। पहली स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग ये रहा। ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाला समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या है, मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन की टेम्पलेट क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, उस स्टेटमेंट में कोई पर्टिकुलर चीज़ मेंशन है एक्स, उसके ऊपर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, फिर आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, 1 2 3 4। तो ये अभी तक देखिए ये कॉमन टेम्पलेट है यूपीएससी का करंट अफेयर्स में, सबसे ज़्यादा आपको यही मिल रहा है। और इसमें आपको आंसर कैसे निकालना है, एक या दो स्टेटमेंट को रोंग करके। स्टेटमेंट जैसे ही एक रोंग करोगे आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपने इसमें 2 को गलत मार दिया, 2 गलत हो गई तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका गलत, ठीक है, आप बचते हो सिर्फ सी। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक और डेबिट कार्ड्स। देखिए मुझे नहीं पता दोनों कंट्रीज ने साइन किया था नहीं किया था, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। 2022 के और 24 के करंट अफेयर्स का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन 2024 के करंट अफेयर्स को मैं बस अपने हिसाब से सोल्व करना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज ने साइन किया अग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, जब इंडिया हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी को देश और दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, एनीथिंग। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, दोनों डोमेस्टिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन डायस्पोरा जो इतनी सारी बस गई है यूएई में जाके, ठीक है, तो उसका इंडिया जो फ़ायदा उठाना चाहता होगा ना, डायरेक्टली वहाँ से रेमिटेंसेज आएंगे, ठीक है, रेमिटेंसेज आएंगे। दूसरा यूएई को फ़ायदा नहीं होगा क्या कि जब इंडियंस इतने ज़्यादा दुबई जाते हैं, ठीक है, टूरिज़्म है सबसे ज़्यादा, यूएई किस पे डिपेंड है, यूएई डिपेंड्स ऑन टूरिज्म ओनली, मेनली टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है, और उसको तो टूरिज्म चाहिए, और टूरिज्म जब चाहिए पैसे वहाँ जो है लोग खर्च करें, ये यूएई चाहता है। और इसके लिए क्या चाहता है वो कि दोनों के डेबिट जो है और क्रेडिट कार्ड जो है डोमेस्टिक वो आपस में इंटरलिंक हो जाए। उसमें क्या प्रॉब्लम है, लोग यहाँ से अब अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेके जाएं और उसको अभी वीज़ा की ज़रूरत ना हो, मास्टर कार्ड की ज़रूरत ना हो, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड की ज़रूरत ना हो, आपका जो भी है रुपए है, सपोज इंडिया का तो रुपए है, ठीक है, तो रुपए वहाँ पे चले यूएई के अंदर, क्या प्रॉब्लम है। तो यही चाहता है कि अपने रुपए आप लेके आओ यहाँ पे स्पेंड करो, वी हैव नो प्रॉब्लम इन इट। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फीजिबल अकॉर्डिंग टू द आईआर स्टैंडर्ड्स। आईआर के फंडामेंटल्स को ये मीट करता है और दिस करंट कॉन्टेक्स्ट को भी। सेकंड है एमओयू, पहले के अंदर अग्रीमेंट साइन हुआ, दूसरे के अंदर एमओयू हुआ। एमओयू वाज साइंड ऑन कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखो एमओयू है, एमओयू को बड़ी बात नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। तो एमओयू दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होता है ऑन ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये भी फिजिबल है भाई, एमओयू तो दुनिया भर के साथ इंडिया करता ही है, ठीक है, इंडिया बहुत पहले से एमओयू साइन करता आया लोगों के साथ। तो एमओयू सिर्फ किस पे साइन हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फिजिबल, कैन बी डन, एमओयू साइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। बोथ कंट्रीज अग्रीड दैट, दोनों कंट्री ने अग्री किया कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज शैल बी
साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट मिनिस्टर लेवल। तो बात किसकी हो रही है कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड ये क्या कह रहा है, दोनों कंट्रीज जो हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है नेक्स्ट मीटिंग में साइन करेंगे मिनिस्टर लेवल पे। और यूपीएससी ने देखो क्या इसमें आपके सामने प्लोए क्या फंसाने की कोशिश कैसे की है। जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो होती हैं दीज आर साइंड ऑन मिनिस्ट्रियल लेवल। मिनिस्टर लेवल पे क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स होते हैं जिसके अंडर वो मिनिस्ट्री है। लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे क्या किया है, यूपीएससी ने आप लोगों के सामने एक गेम खेला है। कैसा गेम खेला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएससी ने किया है आपके सामने एक बड़ा गेम। उनको पता था कि ये जो ट्रीटी है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ऑलरेडी साइन हो चुकी थी फरवरी 2024 को, ठीक है। आप लोग काफ़ी लोग इसको जो है 1 to 3 मार के आते, मुझे पता है कि दोनों कंट्रीज अग्रीड दैट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट द मिनिस्टर लेवल। इट साउंड सो अपीलिंग, ये कितना अपीलिंग साउंड कर रहा है। दोनों कंट्रीज ने अग्री कर लिया। लुक एट, सी द वर्ड अग्री, सी द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड, सी द वर्ड शैल, कितना फॉर्मल बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट मीटिंग में हो जाएगी एट द मिनिस्टर लेवल। और इसमें कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, देखो इसके अंदर इंटर क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट देखो। अगर आप इसमें इंट्रा क्वेश्चन ट्रेंड देखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू सी दिस इंट्रा क्वेश्चन ट्रेंड तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली दैट फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोथ कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो उस टाइम पे उन्होंने साइन कर दिया उसको, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए दिस इज इंट्रा क्वेश्चन ट्रेंड, ठीक है, हम ट्रेंड देख रहे हैं। पहले में उन्होंने मान लिया उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट दे हैव अग्रीड ऑन और साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंटर लिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड डेबिट कार्ड्स। दूसरा, बोथ कंट्रीज अग्रीड दैट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट द मिनिस्टर लेवल। तो ये भी तो इकोनॉमी है भाई। अगर मैं इसमें बात करूँ डोमेस्टिक और क्रेडिट कार्ड्स की इंटरलिंकिंग की बात हो रही है तो इट इज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक, और ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब हमने वो डिसीजन ले ही लिया है एट द लीडरशिप पोजीशन, तो हम ये भी जो है हम डिसीजन ले सकते थे ना उसी टाइम पे। और हुआ क्या था, ये पर्टिकुलर चीज़ है साइन हो चुकी थी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, अगर आप देखोगे फरवरी 2024 को साइन हो गई थी, क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर, उस पर्टिकुलर समिट के अंदर हम क्या करना चाह रहे थे, वी वर बेसिकली ट्राइंग टू पोर्ट्रे और वी ट्राइंग टू send a signal to the world that India and UAE has a strategic partnership। उन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, और उस पर्टिकुलर मीटिंग को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए क्या किया गया था, वहीं पे ही अग्रीमेंट कर लिया गया था बायलेटरल इन्वेस्टमेंट लेवल जो है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन लीडर्स। हालांकि लीडर्स के बीच में ये मीटिंग नहीं होती है, ये अग्रीमेंट नहीं होता है, दीज अग्रीमेंट्स बेसिकली आर डन बिटवीन होम मिनिस्टर्स के बीच में होता है, मिनिस्टर लेवल मीटिंग के अंदर होता है। लेकिन टू मेक दैट पर्टिकुलर द मीटिंग मोर मेमोरेबल एंड मोर स्ट्रेटेजिक साउंड, तो वहाँ पे वो कर लिया गया दोनों लीडर्स के बीच में। तो यूपीएससी ने आपके सामने प्लोए क्या रखा कि थोड़ा सा इस हिसाब की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कन्विंसिंग लैंग्वेज, थोड़ा शैली उसके अंदर डाल देते हैं, फॉर्मली लगेगा, और उसके अंदर डाल देते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि एक जनरल ट्रेंड है। बीआईटी जो है मिनिस्टर लेवल पे ही जो है साइन होता है, लीडर्स लेवल पे नहीं होता है, लेकिन उसमें लीडर्स लेवल पे हो गया, मिनिस्टर लेवल्स पे नहीं हुआ। तो ये भी आपके सामने एक प्लोए था। हालांकि थर्ड स्टेटमेंट इज गलत और फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, आपका आंसर ए है इसके अंदर। तो प्लोए आपको समझ में आया। इसमें थर्ड स्टेटमेंट के अंदर भी एडिशन किया गया, बोथ कंट्रीज अग्रीड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट ऑल। आपको ये जो है ये वैसे ही समझ में आना चाहिए था कि इतनी ये बेकाम की स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट मीटिंग एट ऑल एट मिनिस्टर लेवल पे जो है ये साइन होगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस कि इस पे क्वेश्चन बनाया जाए। ये स्टेटमेंट आपको इट इज सीन एज ए रीफ्रेज्ड, ये रीफ्रेज्ड है, एग्जामिनर ने अपने हिसाब से इसको लिखा है आपको फंसाने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। Now see the next question, which of the following is not one of the pillar of India's foreign policy 2023। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा नॉट वन ऑफ द पिलर है। देखिए क्वेश्चन को देखने से ये लगता है कि क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेड, यू नेवर एवर गोन थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग।
इंडिया फॉरेन ट्रेड का आपको पता ही नहीं होगा, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भी है भी या नहीं है। क्या आपको पता है कभी ऐसी कोई फॉरेन ट्रेड होती भी थी या नहीं होती थी? मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, और आपने इसको पढ़ा है तो आप ब्रिलियंट हो, फिर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आप विदाउट नोइंग मच रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक हाउ यू कैन सोल्व इट। आपको अगर सिर्फ आईआर की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, अगर वो फंडामेंटल नॉलेज है आपको उसकी, तो आप उस फंडामेंटल नॉलेज से कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये मेरा पूरा आइडिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 क्वेश्चन कह रहा है, तो हम मान लेते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। हमने तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी सुना था, ट्रेड पॉलिसी होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट आपके सामने, और आपको फाइंड आउट करना है इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, कौन सा वो पिलर नहीं है फॉरेन पॉलिसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पहला देखिए, एनलार्जिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन स्टेटस को एनलार्ज करना क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक जो है पिलर है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसको करेक्ट करके आप आगे निकल जाओ। अगर आपको लगता है तो आप आगे पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है एनलार्जिंग एमएफएन स्टेटस फॉर ऑल द कंट्रीज, और या फिर जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी बायलैटरल है, जो भी रीजनल कंट्रीज के साथ आपके जो भी रिलेशनशिप है, उनके साथ आपको एमएफएन स्टेटस जो है वो एनलार्ज करना है। और एमएफएन स्टेटस होता क्या है, अगर ये पता हो तो एमएफएन स्टेटस क्या होता है, ये जस्ट एक क्लोज है। वैसे तो डब्ल्यूटीओ की अगर जो भी पार्टिसिपेशन होगी, जो भी उसका पार्टिसिपेंट होगा, डब्ल्यूटीओ का जो भी मेंबर होगा, उसको एमएफएन स्टेटस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। एमएफएन का मतलब होता है सिर्फ नो डिस्क्रिमिनेशन माय डियर। कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है किसी कंट्री के साथ आपको ट्रेड करते हुए। इसका मतलब है अगर आपकी कोई फेवरेट कंट्री है, सपोज इंडिया की फेवरेट कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, उनके साथ वो ट्रेड करता है और उनको क्या कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देता है कि आप इंपोर्ट हमारे यहाँ पे कर सकते हो, टैरिफ कम लगाएंगे, ये कम लगाएंगे, और ज़्यादा सैंक्शन जो है, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है आपके ऊपर कब इम्पोज करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ बोलता है कि आपके जो बायलैटरल रिलेशंस है जिसके साथ भी अगर बहुत अच्छे हैं किसी कंट्री के साथ, तो आप कोशिश ये करिए, अगर कोई कंट्री दूर की भी है और आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहती है कंट्री के अंदर, तो आप भी उसको एमएफएन की तरह ट्रीट करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आप उसको वही सारे बेनिफिट देने की कोशिश कीजिए जो आप तकरीबन सबको देते आए हैं। तो ये है हमारा एमएफएन, ठीक है। अब देखिए, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या ये इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक पिलर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर डिबेट हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड जो है वो एनालाइज करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। अब इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये कहता है कि हमें कैसे ना कैसे करके अपनी ट्रेड को क्या करना है, इंक्रीज करना है माय डियर। तो ये इसका क्या होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही होगी, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यही कहती होगी हमें अपना ट्रेड इंक्रीज करना है। और ट्रेड इंक्रीज कैसे होगा, ट्रेड इंक्रीज करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम अपना प्रोडक्ट इतना कॉम्पिटिटिव बना दें, ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाए उसकी। दूसरा तरीका हो सकता है हम कोलैबोरेशन कर ले किसके साथ, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी अ फीचर ऑफ अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव। अगर उसका एक फीचर नहीं है ये, तो मुझे नहीं लगता वो एक बहुत अच्छी इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी होगी। तो कोई भी अगर पॉलिसी आपके दिमाग में, अगर आपको पॉलिसी लेवल पे कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ जाए, तो आप क्या वो चीज़ डालोगे या नहीं डालोगे, पहले तो आप अपने आप को इस पोजीशन पे रखिए कि यू हैव गिवन द टास्क ऑफ डिजाइनिंग एनी पॉलिसी। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अरे इंडिया चिल्ला चिल्ला के मर चुका है, इंडिया बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें अपना रैंक अच्छा लाना है। तो इंडिया की फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी का भी एक पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कितने सारे स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस को कम किया इंडिया ने, सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंडर लेके आया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फोर्थ क्या है, एमर्जिंग एरिया स्ट्रीमलाइन स्कोमेट पॉलिसी। अब मुझे नहीं पता स्कोमेट पॉलिसी क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता स्कोमेट पॉलिसी है क्या, लेकिन मुझे इसके अंदर ये जरूर पता चल रहा है कि इसके अंदर ये मेंशन है एमर्जिंग एरियाज, ठीक है। इसके अंदर ये एमर्जिंग एरियाज मेंशन है। तो कोई भी कंट्री जरूर ये सोचती होगी कि अगर हमें अपनी फॉरेन ट्रेड बढ़ानी है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से हमें अप्रोच करना है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, एमर्जिंग एरियाज हैं जो भी, उनको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। एमर्जिंग एरिया कुड बी एनीथिंग, राइट। तो वो एमर्जिंग एरियाज मस्ट बी स्ट्रीमलाइंड विद इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये जो है मुझे ठीक लग रहा है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है।
अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है एनलार्जिंग MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर हम स्टेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम किसी को देते नहीं, ऑटोमेटिकली मिलता है, हम इसको रिवोक करते हैं। अगर आपने कभी पाकिस्तान का केस सुना होगा कि पाकिस्तान का हमने स्टेटस रिवोक कर दिया, MFN का स्टेटस, आफ्टर दिस पुलवामा, आफ्टर दिस ऑल दोज थिंग्स, राइट, पठानकोट, तो MFN स्टेटस हमने रिवोक कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंट्रीज को मिलता है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वी ओनली प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टू अदर कंट्रीज, ओके, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस जहाँ पे हम FTA कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ, आसियान के साथ, किसी कंट्री के साथ हम FTA करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल केसेस में आपको MFN देना है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी का MFN जो है वो एक पार्ट नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि एनलार्जिंग MFN कोर पिलर नहीं है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। हालांकि हम चाहते हैं कि सबके साथ हमारे जो रिलेशनशिप हो वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, हम सबके साथ वो ही काम करते रहें, लेकिन इट इज़ नॉट द कोर पिलर। हमारे फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कोर पिलर क्या है, हमें कोलैबोरेशन से क्या करना है, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, एमर्जिंग एरियाज जो इकोनॉमी के आज के टाइम में, कोई भी एमर्जिंग एरियाज हो सकते हैं, बी इट डिफेंस, बी इट AI, बी इट एनीथिंग, उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करें थ्रू दिस कॉमेट पॉलिसी। तो इट मेक सम सेंस, ये सेंस जो है डेवलप कर रहा है, लेकिन एनलार्जिंग MFN स्टेटस सबको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। सपोज हम जो है बहुत सारी कंट्रीज को, सपोज US से जो हम इंपोर्ट करते हैं, EU से जो हम इंपोर्ट करते हैं, नेपाल से जो इंपोर्ट करते हैं, चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना पे तो बहुत ज़्यादा हम ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। चाइना से जो आता है, चाइना का माल इतना सस्ता होता है, हम उस पर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। US का माल हम बहुत सस्ता हो, मतलब बहुत क्वालिटेटिव होता है। जैसे हम बात करें, देयर वाज अ वन वेरी गुड बाइक, हार्ले डेविडसन। तो हार्ले डेविडसन की बाइक पे हमने कितने गुना टैरिफ लगाया, आपको पता है, 200-300%। तो वो क्या मोस्ट फेवर्ड नेशंस का एक पार्ट है? क्या इंडिया चाहता है कि MFN स्टेटस US को भी दिया जाए? हम उसके साथ वही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो हम गरीब देश जैसे भूटान है उसको हम इंपोर्ट जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, नेपाल जैसे देश का हम इंपोर्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये इंडिया की कोर पिलर नहीं है, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। तो इसलिए आपको ये भी समझना है, अगर IR आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, जैसे मैंने US का एग्जांपल दिया, हार्ले डेविडसन का, चाइना के साथ हम ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं क्योंकि बहुत चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, EU के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें IR की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ भी यू कैन करेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप इसको आसानी से अप्रोच कर सकते हो। तो इतना समझ में आया, ठीक है। आंसर क्या है आपका? आंसर है A। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, यहां पे भी देखिए, ये क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया था। क्यों चलाया था, थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। क्योंकि चाइना ने क्या किया था, चाइना ने स्ट्रेटेजिक विलेजेस बनाने शुरू कर दिए थे। स्ट्रेटेजिक विलेजेस अक्रॉस वेयर, अक्रॉस द बॉर्डर, ओके। तो अलोंग द बॉर्डर स्ट्रेटेजिक विलेजेस बनाए चाइना ने। उसको मिरर करने के लिए इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, वाइब्रेंट, एंड देयर मस्ट बी सर्टेन विलेजेस। और किस एरियाज में होने चाहिए विलेजेस? दीज विलेजेस मस्ट बी बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के अंदर होने चाहिए, और दीज विलेजेस मस्ट बी वाइब्रेंट। हमें वाइब्रेंट उनको बनाना है। अब ये देखिए, पहली स्टेटमेंट देखिए, अब ये VVP जो प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये किस पे एम करता है? It aims at what? It aims at comprehensive development of identified villages. ऐसे तो randomly आप किसी भी विलेज में नहीं जाओगे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेज आपने शुरू कर दिए, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आपने बनाने शुरू कर दिए, नहीं। These villages must be strategically picked first of all, और उस हिसाब से आप उनको वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो एम क्या है? एम में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दिस स्टेटमेंट कैन बी राइट। इसमें कोई रॉन्ग समझने का मुझे ऐसे नहीं लगता कि रॉन्ग इसको मार सकते हैं, हम इसको रॉन्ग नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगर कोई पार्ट होगा, कोई फीचर होगा, अगर मेरे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम वहाँ पे स्ट्रेटेजिक विलेजेस बनाना चाहते हैं, वहाँ पे उसको ड्यूअल यूज़ के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं, फौज भी हो और वहाँ पे आम नागरिक भी हों, और उन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हो ताकि माइग्रेशन ना हो सके, आउट माइग्रेशन ना हो सके, उन एरिया में इंडिया का क्या हो सके, थोड़ा सा क्लेम जो है सॉलिड हो सके अगर वहाँ पे बॉर्डर पॉपुलेशन रहती है।
तो ये सब क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये बैकग्राउंड नॉलेज है। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ते हो तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है वाइब्रेंट विलेजेस बनाने का। आपने बहुत सारी बात पढ़ी होगी, एमएचए ने ये किया, एमएचए वो कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कर रही है, उसके पीछे का आपको जिस्ट तो पता होगा ना क्या होता है, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस। उन जो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे अंडर वीवीपी प्रोग्राम, उनकी हम कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आता है, इट कांट बी रॉन्ग, ठीक है। अनदर इज फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम। इसमें क्या बुराई है? अगर क्वेश्चन का नाम है वाइब्रेंट, किसी भी जगह पे वाइब्रेशन लेके आओगे, अगर न्यू एनर्जी लेके आओगे, वाइब्रेंट बनाओगे, कलरफुल बनाओगे, हाई एनर्जी एरिया में बनाओगे, ये सारी चीज़ें अगर आप लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? यू नीड टू ऑर्गेनाइज फेयर्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज सम फेस्टिवल्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज सम स्पोर्ट्स मीट्स ऑल्सो। तो इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलत है? जस्ट बाय डिकोडिंग द नेम वाइब्रेंट इटसेल्फ, कि वाइब्रेंट का मतलब क्या है, और वाइब्रेंट अगर बनाना है कोई विलेज, तो ये काम तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसी से क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की मुझे कहती है कि इसके दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं इनके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो सी आप आंसर आसानी से इसमें लगा सकते हो। तो मैं समराइज कर देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या देखा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इंटरनल सिक्योरिटी की मदद से आप सोल्व कर सकते हो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर एक वर्ड दिया गया था वाइब्रेंट, उससे मुझे समझ में आता है किसी एरिया के अंदर वाइब्रेंसी एनर्जी बढ़ानी है, तो मुझे फेयर्स, फेस्टिवल और स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेयर्ड द 43rd आसियान समिट। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको जो है रटने की क्षमता होनी चाहिए, रिमेम्बरेंस पावर होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम रिमेम्बरेंस पावर। इसके अंदर ये ट्रिक नहीं लगेगी, इसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं लगेगी, इसके अंदर मुझे नहीं लगता स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगने वाली है। मुझे नहीं पता 43rd आसियान समिट कहाँ हुई है, ये सभी आसियान नेशन है, आई डू नॉट नो कि इसमें से क्या लगेगा। आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो साइंटिफिक अप्रोच जो है आंसरिंग दोज क्वेश्चंस नहीं लगती है, क्योंकि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। कब लगती है? जब आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इटसेल्फ 3-4 स्टेटमेंट का हो, फिर उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो, फिर ऑप्शंस कॉन्फ़िगरेशन हो, तब वो साइंटिफिक वे लगता है। और आप लोग क्या है उसमें ही हार जाते हैं, उसमें लगता है वो क्वेश्चन मुश्किल है। दोज क्वेश्चन विच सीम्स यू डिफिकल्ट, विच यू फाइंड्स डिफिकल्ट, वो ऑप्शंस, वो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आप साइकोलॉजिकली गिव अप कर देते हो इनिशियली। सो डू नॉट गिव अप साइकोलॉजिकली, एटलीस्ट ये टेम्परामेंट आप बनाओ, ये टेम्परामेंट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका CFF क्लियर हो सकता है, और ये 20 नंबर की जर्नी ऐसे ही कंप्लीट होगी। तो विच ऑफ द अमंग द इंडियन PSUs हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑफ ब्रेंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड। ये कुछ होता है, ब्रेंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 के अंदर ये हुआ था। अब भाई मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ब्रेंडन हॉल ग्रुप कुछ है ग्रुप, वो एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में किसी ने महारत हासिल कर ली है। क्या है वो टेक्नोलॉजी? किसी भी तरह की हो सकती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी अवार्ड ब्रेंडन हॉल देता है। तो इसके साथ हमारे सामने 4 PSUs हैं इंडिया की। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बाल्मर लॉरी, ये मुझे पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता ये क्या है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। तो जहाँ तक मैं देखूँ, मुझे देखो भेल से समझ आता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, इलेक्ट्रिक लिमिटेड होगा शायद, हाँ। तो मुझे इसमें समझ में आता है इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है माय डियर, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन सच अ वे, पावर जनरेशन करनी है आपको, ठीक है, थर्मल हो गया, कोल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपको NTPC जो है ये कंपनीज हेड करते हैं, इसमें एफिशिएंसी हम लाने की कोशिश करते हैं। NTPC हमेशा एफिशिएंसी की बात करता है। अगर आपने और भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो एनर्जी कोड भी इंडिया के अंदर, एनर्जी कोड क्या कहता है कि हमें एनर्जी इस हिसाब से डेवलप करनी है जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि इन थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर का इंटेक कम करने के लिए क्या चाहिएगा आपको? बेटर एफिशिएंसी और बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। कार्बन एमिशन को रोकने के लिए व्हाट यू नीड टू हैव अ बेटर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। वो कौन देता है? विदेशी कंपनी या फिर इंडिया भी खुद ब खुद करता है। और मैंने बहुत पहले करंट अफेयर्स डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, जहां मुझे पता है कि ये जो NTPC जो है वर्क कर रहा था किस पे, इस चीज पे वर्क कर रहा था जिसमें दे कैन ब्रिंग एफिशिएंसी इन द सिस्टम, एक सिस्टम में एफिशिएंसी लेके आए। दूसरा,
एनटीपीसी में कोल का यूसेज को वो लिमिट कर सके। ठीक है, एक टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि एनटीपीसी जो है देश के अंदर एक बार कोल रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और बिजली बनाने के लिए हमारे सामने सिर्फ 10-15 दिनों का, पता नहीं कितने दिनों का कोयला बचा था। ठीक है, तो उसके बाद से एनटीपीसी ने कमर कस ली थी और कोल स्टोर करना शुरू किया था और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर ली थी जिसमें हमें कभी ब्लैकआउट का सामना ना करना पड़े। तो एक तो हो गया एनटीपीसी, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसमें समझ में आता है वाटर का इंटेक कैसे कम करना है, कार्बन एमिशन कम करना है और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। अब भेल आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भेल भी ये काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक लिमिटेड से बात है, टेक्नोलॉजी इसमें भी हो सकता है। तो एचपीसीएल तो नहीं हो सकता, हाइड्रो दिस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नहीं पता। बालमर लोरी मैंने कभी नाम सुना नहीं है, तो ये भी हो सकता है। आप इसको भी मार के आ सकते हो कि बालमर लोरी, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पीएसयू है इंडिया के अंदर और ये टेक्नोलॉजी के लिए इसको अवार्ड मिला है। अगर ऐसा ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता पीएसयू, इसका नाम पहले ही ना सुनते हम, तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये गलत है। एचपीसीएल पेट्रोलियम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी जो एनटीपीसी और भेल है इसके अंदर टेक्नोलॉजी का स्कोप है। तो इसके अंदर हालांकि आप कोई भी मार के आते, या भेल या एनटीपीसी, 50-50% चांस है इसके अंदर। लेकिन मोर करेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी रिमेन्स इन न्यूज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू पावर सेक्टर, और हमेशा इस पे कॉन्टिन्यूसली पुश होता है गवर्नमेंट का। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कंपैरेटिव टू भेल। तो एनटीपीसी के ठीक होने के चांसेस जो है 65% है, भेल के ठीक होने के चांसेस जो है 55% है। तो आई विल गो विद एनटीपीसी। हालांकि आंसर एनटीपीसी है, लेकिन एनटीपीसी के पीछे जाने का रीजन क्या है, आप इसमें भेल भी कर सकते थे, आप गलत भी हो सकते थे, लेकिन आपको क्या लगाना है इसके अंदर, प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। हमेशा ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल आपको जरूर लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा ठीक है, मोर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी भी बार बार यही देता है ना आपको कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करो माय डियर। तो आपको मोर करेक्ट क्या है इसके अंदर वो ढूंढना है। तो समझ में आ गया टेम्पलेट क्या था। टेम्पलेट ये था प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कैसे क्या है, कौन सा ऑप्शन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप उसमें मार दो। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस क्या है, 60-70% है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ ट्विब। ट्विब का मतलब है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। क्या ये ट्विब? मैंने नहीं सुना कभी भाई, मेरी लाइफ के अंदर या मेरी लर्निंग के अंदर मैंने कभी ट्विब नहीं सुना। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है, सच में बता दूं आपको, सरप्राइज क्वेश्चन है। आपको ना तो कभी ट्विब सुना होगा आपने, ठीक है, और ट्विब मेरे इतनी प्रिपरेशन के बाद, इतने करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपसे ट्विब पूछ लिया, ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स क्या है। ठीक है, और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है, आपको नहीं पता, आपके हाथ पैर फूल गए। कहीं पे आईएलओ दिख रहा है, आशियान दिख रहा है, ओसीडी दिख रहा है, यूएनडीपी दिख रहा है। ठीक है, आशियान अगेन, ओईसीडी अगेन, आशियान, यूएनडीपी। ठीक है, ये सब आपको दिख रहे हैं, इनमें से दो ऑर्गेनाइजेशन आपको पकड़नी है। अब आता है साइंटिफिक वे ऑफ अप्रोचिंग। यहाँ पे आपको साइंटिफिक वे ऑफ अप्रोचिंग पता होना चाहिए कि आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है आईआर की या नहीं है। आपको पता है आशियान किसके लिए काम करता है, आपको पता है कि आईएलओ किसके लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ। वो कहाँ टैक्स इंस्पेक्टर बनेगी आईएलओ के, नॉट बिन टैक्स इंस्पेक्टर, वो लेबर्स के राइट्स के लिए लड़ती है। गलत। आशियान जो है, आशियान आपको पता है, आशियान जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है। ठीक है, दे विल फाइट फॉर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, क्या आपको लगता है ये कर सकती हैं? क्या आपको लगता है? दिस इज रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखो, यूएनडीपी एंड आशियान, ये भी आ गया। तो ओईसीडी मुझे समझ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक दिस कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो दिस ओईसीडी मुझे समझ में आता है, इसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट जो है कोलैबोरेट करती है। आपको पता होगा इसमें 30-35, पता नहीं, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, इतने सारे नेशन थे ओईसीडी के, तो कोलैबोरेट करते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। कोई भी पॉलिसी होगी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं पॉलिसी लेवल पे। ठीक है, कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज आपस में। तो ओईसीडी मुझे समझ में आता है। आशियान का मुझे बिल्कुल श्योर है कि आशियान के नॉट बी अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ
टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, हमें इसमें एक ऐसी चीज चाहिएगी जिसमें मैक्सिमम जो है पार्टनर्स हों और प्रोमिनेंट पार्टनर्स हों, प्रोमिनेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका से जो है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो। जैसे OECD के जो भी पार्ट हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करती हैं। दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारे इस UNDP के पास क्या रहता है, डेटा रहता है, ठीक है, डेटा ऑफ कंट्रीज लाइक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, सबका डेटा इसके पास है कुछ ना कुछ। तो उससे ये क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है टैक्स इवेजन कहाँ पे हो रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज एन टैक्स इंस्पेक्टर्स। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके अंदर वो होगा, वो ये होगा, दिस सी ऑप्शन, UNDP एंड OECD। UNDP एंड OECD इज द मोस्ट करेक्ट वन। इसको कैसे मैंने हल किया है, सिर्फ ILO कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इवेजन का पार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, आसियान नेशंस कैन ऑल्सो नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस टैक्स इंस्पेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। तो आसियान से मेरा टॉप ऑप्शन नंबर 1 भी जाता है और 2 भी जाता है, और मेरे पास बचता है सिर्फ C। तो मेरे पास सिर्फ C बचता है। तो UNDP एंड OECD। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। अनदर वन इज J1 इज द डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी आपको पता है कि एक पेपर जब सेट होता है उसके अंदर इंट्रा पेपर ट्रेंड भी होता है। इंट्रा पेपर ट्रेंड, कैसे इंट्रा पेपर ट्रेंड, अभी आप इंडिया और UAE की मीटिंग के बारे में क्वेश्चन करके आए थे। इंडिया और UAE की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ UAE और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों की लीडर सबमिट हुई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अग्रीमेंट साइन किए थे, ठीक है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो डोमेस्टिकली दोनों एक दूसरे की कंट्रीज में चलेंगे। तो उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा, MOU साइन हुआ था। तीसरा क्या हुआ था कि उसमें ये बता रहा था कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल सबमिट के लिए छोड़ दी गई, वहाँ पे साइन होगी। हालांकि वो स्टेटमेंट गलत थी, वो लीडर सबमिट के अंदर ही बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होगी थी। तो भाई ये J1 जो है, ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड किसका है, UAE का तो है। इससे आपको समझ में आया कि क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो इंट्रा पेपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कि उससे पहले आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है और उसके बाद भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उस क्वेश्चन से इंटर रिलेटेड है। 101% लिख के देता हूं, देयर इज अ इंट्रा पेपर ट्रेंड इन क्वेश्चंस इन पेपर्स सेट बाय द UPSC। तो इसका आंसर है UAE, ठीक है। हालांकि वहां पे भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो, ठीक है। ये रहा, हियर इट इज, इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो दिस इज कॉल्ड एज एन इंट्रा पेपर ट्रेंड। समझ में आया, आंसर क्या है, UAE। अब आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट एक्टर। देखो रिमेम्बरेंस बेस्ड है, इसमें कोई भी आपके सामने साइंटिफिक वे ऑफ मेथड नहीं लगेगा सोल्व करने का। इसका आंसर है वैसे मार्टिन फ्रीमैन। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBM। अब आया ना मजा, ये क्वेश्चन आने चाहिए ऐसे जिसमें ढेर सारी स्टेटमेंट हो, ठीक है, और उसके बाद कुछ ऑप्शन कन्फिग्रेशन हो, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन कन्फिग्रेशन होगी और उससे रिलेटेड कुछ होगी 2 स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट किसके बारे में हो, जो बताया गया है पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब पहले देखो CBM के बारे में बात हुई है, आपको नहीं पता क्या CBM क्या है, हालांकि लास्ट ईयर वी गेव द करंट अफेयर्स नोट्स, डायरेक्ट हिट था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज और आर करेक्ट। CBM है क्या, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। डेफिनेशन से समझ में आता है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एक मैकेनिज्म है, ठीक है, कि 2 कंट्रीज है, सपोज एक कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, दूसरी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। जब ये बॉर्डर क्रॉस करेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करना पड़ता है, वो CBM ने। और CBM स्टार्ट किसने किया है, EU ने स्टार्ट किया था, मुझे पता है इसलिए बता दिया। आप लोगों को नहीं पता होगा तो सुन लीजिए, यूरोपियन यूनियन की पहल है। पहली स्टेटमेंट है CBM से रिलेटेड, ये बोलती है दीज आर एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड, एमर्जिंग यहाँ पे लिखा गया है एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, समझ में आता है पॉलिसी है, ठीक है। टूल्स टू अलाउ, यहाँ पे लिखा है टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, समझ में आता है। फ्रॉम अ जुरिडिक्शन हैविंग लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी टू अ जुरिडिक्शन हैविंग स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी, ये भी मुझे समझ में आता है। ये कह रहा है कि देयर आर एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, एक ट्रेड पॉलिसी इस हिसाब से है, ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जिसके अंदर एक कंट्री के अंदर अगर वहाँ पे
लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट रेगुलेशन है। सपोज एक एक्स वाई जेड ऐसी कंट्री है जिसमें लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट जो है प्रोविजंस हैं, उस कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर जहाँ पे हाई या फिर हाई स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो उसमें ये अलाउ करने की बात कहता है कि जिस कंट्री से सपोज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ऐसी कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है जहाँ पे लेस स्ट्रिंजेंट है, डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, ऐसी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं जहाँ पे अनसस्टेनेबल तरीके से इनएफिशिएंट वे में एनर्जी का कंजम्पशन होता है और जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसमें कार्बन जो है उसके कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हैं, ये कह रहा है वो। और वो जो प्रोडक्ट जब हाई स्ट्रिंजेंट कंट्रीज़ के अंदर जाता है जहाँ पे कार्बन एमिशंस को रोकते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ता है, तो जब वो उसमें जाता है तो ये CBM जो है उसको अलाउ करता है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज इतनी पागल नहीं है कि जहाँ पे लेस स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, ओके, तो वहाँ का प्रोडक्ट बना हुआ हम अपने देश में ले आएंगे, वी विल अलाउ इट, यहाँ पे अलाउ लिखा है ना। दूसरा देखिए, दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइमेट पॉलिसीज। अब ये समझ में आता है, दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज। हाँ, क्लाइमेट पॉलिसीज सच एज पेरिस क्लाइमेट डील, हमने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। क्लाइमेट पॉलिसीज सच एज, हमने बोला कि नेट न्यूट्रलिटी कंसेप्ट है। क्लाइमेट पॉलिसीज हमने बोला कि फेज डाउन हम करेंगे कोल का, ठीक है, ये सारी क्लाइमेटिक पॉलिसीज हैं, ठीक है। कार्बन लीकेज को रोकेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस को फोकस करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट लीकेज, इन सभी चीज़ों को रोकेंगे। दिस आर कॉल्ड एज क्लाइमेटिक पॉलिसी। अब दूसरी स्टेटमेंट मुझे समझ में आती है, ठीक है, दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइमेट पॉलिसीज। लेकिन पहली स्टेटमेंट मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही? इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है दीज आर एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम अ जुरिडिक्शन हैविंग लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी टू अ जुरिडिक्शन हैविंग स्ट्रिंजेंट क्लाइमेटिक पॉलिसी। भाई मेरी समझ से बाहर है। भाई EU क्यों पागल होगा? अगर EU को लगता है, सपोज एक XYZ कंट्री है, सपोज इंडिया इज अ कंट्री, और इंडिया को लगता है कि एक चाइना की कंट्री, सॉरी एक चाइना की कोई कंपनी, एक्स कंपनी अफ्रीका के अंदर जा रही है, अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसीज जो है बहुत रिलैक्स है, स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो अफ्रीका के अंदर चाइना की पॉलिसी कंपनीज जाके वहाँ पे बना रही हैं, और इंडिया और सपोज अफ्रीका क्या कर लेता है, FTA कर लेता है, ठीक है, FTA कर लेता है। लेकिन इंडिया को लग रहा है कि अब जो है अफ्रीकन जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल हैं, बहुत ही ज़्यादा हम देखें अनसस्टेनेबल तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन है उसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, तो स्टिल वो इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया सब फुलफिल कर रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है? क्लाइमेटिक कमिटमेंट, पंचामृता। इंडिया ने बोला कार्बन न्यूट्रल, इंडिया ने बोला कि हम 2030 तक 40% ऑफ एनर्जी, 50% ऑफ एनर्जी वुड बी कमिंग फ्रॉम वट, नॉन फॉसिल फ्यूल्स। एक तरफ तो हम ये चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो हमारे जो प्रोडक्ट चिपका रहा है अफ्रीका, ठीक है, मेनली बाय द चाइना थ्रू अफ्रीका, वो इस हिसाब से बना रहा है, बहुत चीप प्रोडक्ट्स बना रहा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत सस्ती लेके हमें वो सब कुछ चिपका रहा है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो बात जब ये है उस चीज़ को रोकने के लिए वो चीज़ है, तो यहाँ पे टू अलाउ कैसे लिखा है? यहाँ पे गूगली आपको फिर यहाँ पे डालती, ठीक है, टू अलाउ एक इन्फिनेटिव है, ध्यान से देखना, दिस इज एन इन्फिनेटिव, वर्क यू फर्स्ट फॉर्म +2, तो एक इन्फिनेटिव है। तो सारा गेम यहीं पे है। अगर टू रेस्ट्रिक्ट लिख देते हैं ना अलाउ की जगह, दीज आर एन इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टू रेस्ट्रिक्ट, बस आपका आंसर ठीक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या है? 2। ये समझ में आया आपको? टेम्पलेट क्या था? टेम्पलेट ये था, गिवन क्वेश्चन मिलेगा, उससे रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट मिलेंगी, फिर आपको ऑप्शंस कन्फिग्रेशन मिलेंगे, आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। और आपने क्या दिमाग लगाया? आपने ये दिमाग लगाया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेटिक लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज किसी कंट्री के अंदर है और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और दूसरी स्ट्रिंजेंट जो क्लाइमेट पॉलिसीज वाली कंट्री है वहाँ पे भेजने के लिए ये CBM हेल्प करेगा। गलत, वो हेल्प नहीं करेगा, इलॉजिकल है स्टेटमेंट, इटसेल्फ इलॉजिकल, वो हेल्प नहीं करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2023,
ये स्टेटमेंट है, ये दो ऑप्शन है और ये ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि 2023 का नोबेल पीस प्राइज मुझे नहीं पता किसको दिया गया था, बट लेकिन ये कह रहा है कि नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, मुझे नहीं पता। नरगिस मोहम्मदी वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर अ स्ट्रगल टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान एंड ईरान। अब देखो, नरगिस मोहम्मदी आप लोगों ने मान लिया होगा, मुझे नहीं पता क्या है, मैं अवेयर नहीं हूँ 2023 में किसको दिया गया था। लेकिन इसके अंदर आपको देखो यूपीएससी ने कहाँ पे आपको फंसाया, प्लोए क्या रखा है। पहला, ये अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, ये ईरान का ही है, ईरान से रिलेटेड है। नरगिस मोहम्मदी ने क्या किया, वहाँ के वीमेंस के राइट्स रिलेटेड जो है ईरान के अंदर मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। तो इट इज़ सोलली विद रिस्पेक्ट टू ईरान। लेकिन यूपीएससी ने आपको सेट कैसे किया है, आपको यहाँ पे कैच क्या है, दैट इज़ अफगानिस्तान उसके अंदर डाल दिया है। अफगानिस्तान ईरान, ऐसा लग रहा है दोनों भाई भाई हैं, दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ईरान और अफगानिस्तान, तो नरगिस मोहम्मदी दोनों एरियाज़ में वीमेन उत्पीड़ित हैं। अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट अनसेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द वीमेन। ईरान भी महासा अमनी वाला केस था, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी मूवमेंट चली ईरान के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आंसर इसका वैसे ए है। लेकिन यूपीएससी का प्लॉय देखो आपको कैसे यहाँ पे सेट किया। एक क्वेश्चन और था पीछे जहाँ पे आपको जबरन जो है यूपीएससी ने सेट करने की कोशिश की थी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन था नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में, ठीक है। द टॉप 3 सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पोटेंशियल आर रोड, रेलवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। यहाँ पे भी आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि जरूरी नहीं थी। उसके बाद एक बार और आपको फंसाने की कोशिश की थी एक क्वेश्चन में, यहाँ पे एनएलपी वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी लेवरेजिंग बैलेंस शीट, ये वाला क्वेश्चन था। चलिए, आपके सामने आंसर आ गया है। हालांकि रिमेंबरेंस बेस्ड था, आप इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। सो दिस इज अ रिमेंबरेंस बेस्ड, ओनली आंसर इज ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इज नॉट करेक्ट। हालांकि देखो इंट्रा पेपर ट्रेंड है, इंट्रा पेपर ट्रेंड कैसे है, क्योंकि अभी तक इसने पहले ये भी पूछा था COP26, COP27, COP28 और COP29। फिर उसके बाद किस किस कंट्रीज में हुआ था ये भी आपके सामने लिखा था। तो इंट्रा पेपर ट्रेंड है। COP के बाद फिर दोबारा से देखो आपसे क्या पूछ रहा है, COP28 के बारे में पूछ रहा है। COP28 बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वो जो स्टेटमेंट है COP28 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले पे कि COP28 से रिलेटेड पहली स्टेटमेंट है द ग्लोबल स्टॉक टेक इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ COP20। क्या आपको लगता है ग्लोबल स्टॉक टेक जो है इसकी सेंट्रल आउटपुट हो सकती है? इट इज पॉसिबल यार। ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब पता होना चाहिए आपको दुनिया के अंदर कितना कार्बन का स्टॉक है, ठीक है। तो यस, दिस कैन बी अ पॉसिबल फीचर ऑफ दिस COP28 के अंदर कुछ डिस्कस किया गया होगा कि कितना कार्बन स्टॉक है दुनिया के अंदर, ग्लोबल स्टॉक टेक। सेकंड इज इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। अरे भाई COP समिट हो रही है, तो COP समिट के अंदर बार बार तो बात करेंगे ना कि पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, बार बार एक दूसरे को याद दिला दे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर अरेस्ट करना है। तो इसने ये नहीं बोला कि ये फाइनलाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करो यार इसको। इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट, ये स्टेटमेंट भी मुझे ठीक लग रही है। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल लगाऊं तो इसके गलत होने के चांसेस क्या है, कम है। इसको गलत होने के चांसेस 30% है, लेकिन इसके ठीक होने के चांसेस 70% है। पहला जो है ग्लोबल स्टॉक टेक, इसके गलत होने के चांसेस 10% है, ठीक होने के चांसेस 90% है। तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल जरूर लगाओ। थर्ड स्टेटमेंट है इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। पहला कीवर्ड डायरेक्टेड, एक्सट्रीम। COP28 के अंदर, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें एक ये बात पता चलती है कि उसने डायरेक्ट किया COP28 के अंदर फाइनल वर्डिक्ट में कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लीड करो ट्रांजिशन में। कैसे ट्रांजिशन में? अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को छोड़ो और कहाँ पे जाओ, ग्रीन एनर्जी की तरफ पुश करो। तो कंट्रीज लाइक भूटान, कंट्री लाइक नेपाल, इंडिया, कंट्रीज लाइक और भी डेवलपिंग कंट्रीज, वो सब काम क्या करेंगी, अपनी डेवलपमेंट जर्नी को छोड़ेंगी और कोल वगैरह को यूज़ करना बंद करेंगी और क्या करेंगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर रहेंगी। और सब भूल जाएंगी कि हमारे देश के अंदर वेलफेयर पॉलिसीज़ भी रन करती हैं, हमें गरीबों को मुफ्त राशन भी देना पड़ता है, BPL प्रोग्राम भी हमारे पास, PDS स्कीम भी है हमारे पास, यहाँ पे ओल्ड एज पीपल को देखने की भी स्कीम्स है, पेंशन है, बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है। हम उन सब चीज़ों को भूल के जो बचा हुआ पैसा है वेलफेयर से निकाल के हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे खर्च करें। दिस इज बुलशिट, अटर बुलशिट। तो ये नहीं हो सकता।
ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के नॉट लीड और शुड नॉट लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। इंडिया तो बार बार बोल चुका है कि इंडिया जो है इतनी जल्दी जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री नहीं बनने वाला। 270 की कमिटमेंट है, ठीक है, 2070 की कमिटमेंट है। इंडिया बोला 2070 तक इंडिया क्या बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। वो बात ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज इलॉजिकल। हालांकि होना क्या चाहिए था, इट डायरेक्टेड की तरह, हालांकि ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा वो है एक्सट्रीम, तो इट बेसिकली एडवाइस भी हो सकता है। सो इट एडवाइज और डायरेक्टेड द डेवलप्ड कंट्रीज होना चाहिए, डेवलपिंग नहीं होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर ये नॉट करेक्ट है मतलब। और कितने ही क्वेश्चन अभी तक आपने देख लिया कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर नॉट करेक्ट है, और आप लोग क्या ढूंढते हो, करेक्ट। तो इतना साइकोलॉजिकली आप लोगों के ऊपर बर्डन है, समझो माय डियर, के 3 स्टेटमेंट आपको हमेशा ऐसी मिल रही है जो कि करेक्ट है। और आप हमेशा क्वेश्चंस में क्या ढूंढते आए हो, करेक्ट। आप क्वेश्चंस में हमेशा करेक्ट आंसर ढूंढते आए हो, लेकिन आपका माइंड इस हिसाब से ट्रेंड हो चुका है कि आपको करेक्ट आंसर दिखता है, और जहां पे भी आपको फटाक से करेक्ट आंसर दिखता है आप मार्क कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। 3 करेक्ट है और दिमाग बार बार करेक्ट ढूंढता है, तो 3 करेक्ट को आपको दिमाग से इग्नोर करते हुए एक नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इटसेल्फ इज अ टास्क। अगर यूपीएससी को आपसे सिर्फ पूछना होता नॉलेज का गेम, तो 3 गलत देता है, एक सही देता है ना। इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट, इट्स अ गेम ऑफ टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट का गेम बन गया, अब समझो, ठीक है। लास्ट देखिए, इट एम्फेसाइज एक्सेलरेटेड फेज डाउन ऑफ कोल पावर। इंडिया की वजह से ही हुआ है। इंडिया ने फेज डाउन क्लोज डलवाई थी इसके अंदर। हालांकि ये क्या बोल रहा था कि फेज आउट होना चाहिए, ठीक है, COP 28 के अंदर। इंडिया बोला फेज आउट नहीं, फेज डाउन होगा। एकदम फेज आउट कैसे करें, फेज डाउन होगा। धीरे धीरे इंडिया जो है विल लीव द यूसेज ऑफ अ कोल एंड विल ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। फेज डाउन किया था उसमें, सिलेक्टिवली इंडिया ने वो फेज आउट को कटवाया था, उसकी जगह फेज डाउन किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। आगे चलते हैं। COP 2000, सॉरी COP बोल रहा हूँ, CAPF 2024 के अंदर क्या आता है। तो CAPF 2024 के अंदर नया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 का केस है। तो मुझे नहीं पता अनूप बारनवाल का क्या था क्या नहीं था, आई एम नॉट इवन अवेयर, मुझे नहीं पता क्या था। पर मुझे अभी पता चल गया कि अनूप बरनवाल का यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग एक केस था। जब यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग का केस है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा ही ना। तो इट विल बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इससे रिलेटेड पहली स्टेटमेंट है, द केस वॉज हर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो केस सुना है। दिस स्टेटमेंट कुड बी राइट, क्योंकि अनूप बरनवाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस है। दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी इन टू एन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर वो जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रहा है, ठीक है, तो इट मस्ट हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल दिस रेमिफिकेशन टू इट। कोई ना कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हो रही होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी द सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक जो है आपकी नहीं लगेगी, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा माय डियर, थोड़ा सा माइंडसेट प्लस करंट अफेयर्स का नॉलेज, क्योंकि हर एक के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जो बिल्कुल बाउंसर्स हैं। यहाँ पे आप बाउंसर नहीं चलेगी, यहाँ पे बाउंसर नहीं है, करंट अफेयर का अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो यस, नो डाउट इट वॉज हर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सेकंड थिंग है, जो जजमेंट थी, जजमेंट में बोला गया था कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर देर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर हटाना है, इस केस के अंदर बात हुई थी, तो दीज इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड विद द सेम प्रोसीजर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड। लेकिन ये एग्जैक्ट वर्डिक्ट नहीं थी। एग्जैक्ट वर्डिक्ट क्या थी, इलेक्शन कमिश्नर आल्सो इंजॉय द सेम इम्यूनिटी और द सेम प्रिविलेजेस गिवन टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द सेम सेफ्टी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी जाती है, और इवन अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इसमें डायरेक्टली CGI का नाम नहीं लिया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है, फर्स्ट ठीक होती है, तो आंसर आपका ए हो गया। लास्ट देखते हैं, आई थिंक दिस इज, अच्छा सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन है, द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM का क्वेश्चन है।
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये कहता है विच इज डेवलपिंग साइंस सेंटर्स और म्यूजियम इनोवेशन हब इन इंडिया। तो NCSM जो कि क्या काम करती है, इसका काम भी इन्होंने बताया कि ये क्या करती है, डेवलप करती है क्या, साइंस सेंटर्स, म्यूजियम्स, इनोवेशन हब, तीन चीज। क्या क्या, म्यूजियम, इनोवेशन हब और साइंस सेंटर्स। ये कौन करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये काम करता है। अब इसके अंदर चार आपके सामने क्या है, ऑप्शंस है। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है कि NCSM कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? क्या आपको लगता है अर्थ साइंस? अरे भूल जाओ, अर्थ साइंस कहाँ से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये सुनामी, ये सब उन चीज़ों पे रिसर्च करती है, पॉलीमेडेलिक नोड्यूल्स, समुद्र में क्या चल रहा है, सी बेड पे क्या है क्या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वर्क्स इन दिस डायरेक्शन। They do not have the time to establish museums, innovation hub. They do innovation hubs, they establish, but museum, no. Ministry of Education can be, Ministry of Education can do this kind of work. ये काम कर सकते हैं, इनोवेशन हब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैन डू, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन म्यूजियम वाला काम इनसे नहीं होगा, ठीक है। इनोवेशन हब दे कैन डू, ठीक है। साइंस कांग्रेस दे कैन डू, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस कांग्रेस यही चलाती है, ठीक है। साइंस सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क इन दिस डायरेक्शन। बट यहाँ पे जो म्यूजियम वाला जो काम है ना, राइट, ये जो म्यूजियम वाला काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही करता है जनरली। तो म्यूजियम डेवलप करना, दिस वर्क इज सोलली टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने प्लोए आपके सामने क्या रखा है। यूपीएससी जनरली ऐसे डिपार्टमेंट्स पूछती है, ठीक है, ऐसे काम पूछती है जो लगेगा कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिजेंबल करता है, लेकिन उसका नहीं होता। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर ढेर सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो लगते हैं इनके अंदर होंगे लेकिन होते नहीं है। और ये फेवरेट टेम्पलेट है यूपीएससी का, ये फेवरेट टेम्पलेट है यूपीएससी का। और आपको क्या करना है इससे समझ के, ये करना है कि ऐसे एनॉमली वाले डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज याद करनी है, ठीक है, कि वो मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट है लेकिन लगता नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ के अंदर ही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं ये पूछा है। तो ऐसे डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर क्या आते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको ये प्रिपेयर करना है माय डियर। तो आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है। हालांकि आई विल ऑल्सो प्रोवाइड ए लिस्ट, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर ही। बट देयर मस्ट बी सर्टेन कमेंट्स। आपको अगर मुझे 20 कमेंट्स भी मिले तो 20 कमेंट्स के अंदर मैं वो आपको चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉज इंक्लूडेड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक इन द ईयर 2023। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सबको ये आंसर आता होगा एकदम। आंसर इसमें आप ग्वालियर कर दोगे क्योंकि ये बहुत बार करंट अफेयर्स में सामने ही दिखता है और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के अंदर ही आता है, तो ग्वालियर है। लेकिन ग्वालियर अगर आपको ना होता तो अगर आप तुक्का मारना पड़ता तो वाराणसी इज नॉट नॉन फॉर म्यूजिक, चेन्नई इज नॉट नॉन फॉर म्यूजिक, कोझिकोड नॉट नॉन फॉर म्यूजिक, लेकिन ग्वालियर घराना, हिस्ट्री पढ़ते हो ना, ग्वालियर घराना के अंदर म्यूजिक ये सब चीज़ें, तो ग्वालियर वैसे भी कनेक्ट होता था म्यूजिक से। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ग्वालियर घराना, ठीक है, फेमस फॉर म्यूजिक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आंसर वैसे भी आपको यहाँ पे डी मिल रहा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल। 2024 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2000 अगर आप बोलोगे, अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मज़ा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ लर्निंग है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर मैं और भी कुछ सीख सकता हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कमेंट करोगे प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़ और मुझे इसके अंदर मज़ा आ रहा है, मुझे कुछ लर्निंग मिल रही है। अगर ये नहीं लिखा तो आई विल नॉट कंटिन्यू इट, राइट। सो there is a very small announcement with respect to Tejas 1.0 where you will get an annual current affairs। इसके अंदर आपको एनुअल करंट अफेयर्स मिलेंगे। एनुअल करंट अफेयर्स में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर सच एज थीम वाइज कवरेज ऑफ थिंग्स, थीम वाइज कवरेज होगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर, देखिए मॉक टेस्ट, हर एक मंथ के मॉक टेस्ट है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024 टू अप्रैल। अभी तक अप्रैल तक अपडेट हो चुके हैं, मई और जून के रहते हैं क्योंकि मई और जून का करंट अफेयर भी रहता है, तो जून तक आपको टोटल मिलेंगे इसमें। देयर आफ्टर थीम वाइज एक्सटेंसिव न्यूज़ यू विल गेट,
विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल न्यूज़ आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है, यू विल गेट इट। और इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, जितने भी आईआर के क्वेश्चन हैं अभी तक आपने जो देखे हैं वो सब क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू के आईआर से मोस्टली आ रहे हैं, ठीक है, आईआर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आईडब्ल्यूटी इस साल भी इंपॉर्टेंट रही थी, इंडस वाटर ट्रीटी, प्लीज़ रीड ऑन इट। ओएनसीडी, गल्फ कॉपरेशन, ओईसीडी पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ट्रांस इंटरनेशनल कैस्पियन, ऑल दोस थिंग, सीबीडी, ठीक है, सीबीडी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके साथ देखिए ऐसे आपके सामने गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडेसेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डे, इकॉनमी, पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, ये सब आपके सामने है। आप ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज़ तेजस 1.0। सो तेजस 1.0 के ये एक्सटेंसिव फीचर्स हैं विच यू कैन डायरेक्टली यूज़ इन योर प्रिपरेशन। तो बेसिक नॉलेज रहेगी प्लस ये माइंडसेट रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने का, एंड यू विल बी थ्रू।